तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस यूनिट 3 का लेक्चर 2। और हमने लेक्चर 1 तक कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 3 मतलब कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 2 एंड यहाँ तक जितना भी हमने कंप्लीट किया उसमें हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। उसके साथ हमने पिछले 3 साल के पीवाईक्यू जो थे वो भी सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो जाकर उन्हें देख लेना। अगर आपने नहीं देखा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो हमने यूनिट 3 के अंदर जो लेक्चर 1 था उसके अंदर हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को बहुत अच्छे से समझा था। उसके अंदर हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 सॉल्व किए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे प्लीज कर लेना। ठीक है, आज भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और नॉर्मल फॉर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म्स देखेंगे, मतलब आज मजा ही आने वाला है। ठीक है, तो देखो आज के टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं। आज हम नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल फॉर्म इंट्रोडक्शन, देन स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएनएफ, इन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे। उसके साथ हम किसी भी मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी और रिलेशन अगर आपको गिवन है तो आप उससे कैंडिडेट की कैसे निकालते हो वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसके उसके साथ साथ हम इस लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से एक जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हम जो अपनी रिलेशन है उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि वैसा मेरे को लगता है आ सकता है इस बार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 के अंदर भी दिया था कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी अगर ऐसे उलझी हुई चीज़ है उसे अगर आप सुलझा दो पूरा, है ना, वो हमारा थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन कहला देता है। मतलब कि ऐसा आपका डेटाबेस है जो कि बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट है, बहुत उसके अंदर कंसिस्टेंसी वगैरह नहीं है ना, इनएक्यूरेट है। तो वो क्या है, अगर उसे एक्यूरेट कर दे, कंसिस्टेंट कर दे और एफिशिएंट बना दे, उसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव इंटीग्रिटी। इट इन्वॉल्व, मतलब कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या, डेटा इंटीग्रिटी मतलब कि रिलेशनशिप अच्छी हो टेबल्स के अंदर। ठीक है, मैसी डेटा ना हो। इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ डेटाबेस इनटू स्मॉलर टेबल्स एंड डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एलिमिनेट एनोमलीज लाइक अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब क्या होता है? एनोमलीज का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई सी एक डेटा के अंदर चेंजेस कर रहे हो तो आपको पूरी टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस ना करने पड़े। मतलब कि सारा डेटा अलग अलग टेबल्स में हो, मतलब कि छोटी छोटी टेबल्स के अंदर हो। अगर आप किसी टेबल के अंदर कोई डेटा चेंज करते हो तो आपको पूरे के पूरे डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस ना करने पड़े। ठीक है, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये मिनिमाइज करता है रिडंडेंसी को, यानी कि सब जितने भी डुप्लीकेट होते हैं सबको हटा देता है। ठीक है, अब जो हमारी डेटा इंटीग्रिटी है उसे भी अच्छे से रखता है ना। और ये जो इसका मेंटेनेंस होता है वो भी बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, यानी कि अगर आपको कोई भी टेबल को अपडेट करना है तो इजीली आप उसे अपडेट कर सकते हो। ऑप्टिमाइज क्वेरीज, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आप जब क्वेरीज लिखते हो ना तो हमेशा हमेशा जब भी हम क्वेरीज लिखते हैं ना तो ज्वाइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार। बहुत सारे ज्वाइन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई बड़ी टेबल के अंदर क्वेरी लिखते हैं। लेकिन हमारा अगर नॉर्मलाइजेशन आप परफॉर्म कर देते हो, आपकी जो डेटा है वो छोटे छोटे टेबल्स के अंदर हो गया है, तो आपको ज़्यादा बड़े बड़े क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑप्टिमाइज क्वेरीज लिखने की बस जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंस है, कभी कभी आ जाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन जब भी आता है आप ये सारी चीजें डिफाइन करके आओगे। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइजेशन हमारा खत्म हुआ। अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मल फॉर्म, जिससे कि हम टेबल को नॉर्मलाइजेशन करते हैं और नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सबका। सबसे पहले देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि सबसे इजी है और ये आप बिल्कुल पढ़ते ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो कि है हमारी 1NF। अ रिलेशन इन 1NF, जब भी हम कहते हैं कि रिलेशन हमारा 1NF में, जब ईच कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यूज, यानी कि हर एक कॉलम जो है एटॉमिक वैल्यू कंटेन करे, यानी कि उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेसी मतलब मल्टीपल वैल्यूज ना हो। जैसे कि कोर्सेज के अंदर यहाँ पे मैथ और जो फिजिक्स है वो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज जो है कंटेन कर रहा है, तो ये क्या है, 1NF के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, 1NF के अंदर नहीं है। अब अगर हमें, और इसके एक और है कि ईच रिकॉर्ड इज यूनिक। अगर आप इस टेबल को 1NF के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्सेज की, मतलब कि एक आपको है ना कैसे बनाना पड़ेगा कि आपको है ना ये जो स्टूडेंट आईडी है उसको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको अगर इसे 1NF के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये जो वैल्यू है मैथ एंड फिजिक्स, ये 2 बार लिखी हुई है एलिस के लिए, तो आपको ये अलग अलग रो के अंदर लिखनी पड़ेगी। एलिस के लिए पहले आप मैथ लिख दो,
फिर आप एलिस के लिए फिजिक्स लिख दो, ठीक है। तो ये अब हमारी किस में हो गई कन्वर्ट, 1NF के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब आप कह सकते हो ये हमारी जो है 1NF के अंदर है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टेबल है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, बस दिमाग के अंदर रखना कि हर एक वैल्यू हमारी एटॉमिक होनी चाहिए हर एक रो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, देखो सेकंड एनएफ पढ़ने से पहले हम दो चीजें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की। क्योंकि जब हम सेकंड एनएफ देखेंगे तो उसके अंदर हमारे प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड कैंडिडेट की का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आपको पहले समझा दूं, जिससे कि आपको वहां पर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अ प्राइम एट्रीब्यूट्स इज अ एट्रीब्यूट। देखो ये तो पता है ना आपको एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं हमारे कॉलम्स, ठीक है, जैसे कि नेम कोर्सेज, ये क्या थे हमारे एट्रीब्यूट से। प्राइम एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट दैट इज अ पार्ट ऑफ एट लीस्ट वन कैंडिडेट की ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। अब देखो अगर कोई हमारी जो टेबल है उसकी जो कैंडिडेट की है, जैसे कि हमारी किसी टेबल की ए, देखो हमारी टेबल के अंदर ना ए, बी, सी एंड डी, ये जो हमारी चार है ना, ये चार हमारी एट्रीब्यूट्स है टेबल के अंदर, ठीक है। और अगर आपकी जो कैंडिडेट की है वो हमारी ए और बी है, ए और बी जो है हमारी, वो अगर कैंडिडेट की है, तो हमारे जो प्राइम एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ए और बी। ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स। और जो हमारे सी और डी हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। बस आपको ध्यान में रखना है जो भी एट्रीब्यूट हमारी कैंडिडेट की के अंदर आते हैं, यानी कि कैंडिडेट की के सबसेट होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स। और जो भी कैंडिडेट की के अंदर नहीं आते उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी टपल इन अ रिलेशन। मैंने आपको ये यूनिट 1 के अंदर भी समझाई थी, टाइप्स ऑफ की के अंदर कैंडिडेट की क्या होती है, ऐसी मतलब कि आपकी जो सुपर की होती है ना, सुपर की क्या होती है कि ऐसी की जो कि मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई पूरे जो टेबल है उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। और उसके अंदर जो है ऐसे भी आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि उसे नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो आप मतलब कि मैं आपको इजीली समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाऊंगा अभी, ठीक है। कैंडिडेट की अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहले तो यार आपको पढ़ के आनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट की मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं प्राइम एंड नॉन प्राइम का, जैसे कि, और इसके अंदर हम कैंडिडेट की भी थोड़ी सी समझ लेंगे, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन है जिसके अंदर चार एट्रीब्यूट्स है, ए बी सी डी एंड द फॉलोइंग फंक्शनल, और फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास ये है, ठीक है। मतलब कि ए बी हमारा सी के लिए कर रहा है डिटर्मिनेंट, और सी जो है हमारा डी के लिए कर रहा है, ठीक है। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कैंडिडेट की को सबसे पहले फाइंड करना है। तो ए बी क्या है, हमारी कैंडिडेट की है। ए बी हमारी क्यों कैंडिडेट की है, क्योंकि हम, देखो सबसे पहले आप कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कि आप क्या करो, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट है उन्हें साथ में लिख लो, ठीक है। अब ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई सुपर की, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी सुपर की। इसका हम क्या निकालेंगे, क्लोजर निकालेंगे। तो क्लोजर हम कैसे निकालते हैं, ऐसे प्लस लगा ऊपर और इसका हम क्लोजर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लोजर कैसे निकालते हैं कि ए से हम क्या निकाल सकते हैं, ए से हम ए निकाल सकते हैं, बी से हम बी निकाल सकते हैं, सी से हम सी निकाल सकते हैं, और डी से हम डी निकाल सकते हैं, यूजिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ से डी को हटा देते हैं, यहाँ से अगर हम डी को हटा देते हैं, तो क्या हम ए बी सी से पूरे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर पाएंगे। ए से हमें तो ए मिल गया, बी से हमें बी मिल गया, और ए बी से हमें क्या मिल गया, ए बी से हमें सी मिल गया, ठीक है। अब सी से हमें डी मिल गया, तो हमें डी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इसी से सारी चीजें मिल गई। अब अगर हम सी को भी हटा देते हैं, अगर हम सी को भी हटा देते हैं, तो क्या हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। चलो देखते हैं। ए से हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। ए बी से हमें बी मिल गया, ठीक है। ए बी से हमें सी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर अगर सी आ गया, तो हम इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं उसे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने सी को लिया, अब सी से हमें डी मिल गया, तो हमें सी और डी की जरूरत ही नहीं है। ए और बी से ही हम पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से बी हटाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो ये हमारी क्या होती है, कैंडिडेट की होती है, ठीक है। मतलब कि सुपर की में से अगर आप मिनिमल सबसेट निकाल दो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए पूरे के पूरे टेबल को, उसी को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दो तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी और रिलेशन की कैंडिडेट की निकाल के देखना, तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें कैंडिडेट की मिल गई। अब देखो, अब हमें कैंडिडेट की मिल गई तो इसका मतलब क्या है, ए और बी, ए बी क्या है हमारी कैंडिडेट की है, तो ए और जो बी है हमारे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। और जो हमारे सी और डी हैं वो क्या है, हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर होंगे प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, कभी 2 नंबर में या मतलब कि किसी पार्ट में आ सकते हैं, लेकिन आपके सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सो ये क्लियर है आपको। अब आते हैं हमारा हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट की आप फाइंड कैसे करते हो, ठीक है, एक और बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो देखो हमारे पास यहाँ पर वही रिलेशन है, वही हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिस्ट कर लें जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी हमारे पास एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्लोजर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्लोजर, अगर हम ए और बी का निकालते हैं क्लोजर, तो हमें ऐसे प्लस लगाते हैं। ए बी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ए से हम बी निकाल सकते हैं, बी से हमने बी निकाल लिया, ए बी से हमने सी निकाल लिया, और हमने सी से हमने डी निकाल लिया। तो हमने ए बी से सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें डिटरमाइन कर लिया। अब अगर हम ए से डिटरमाइन करें तो ए से सिर्फ हमें क्या मिलेगा, ए से सिर्फ ए मिलेगा, ठीक है। तो हमें ए से सिर्फ ए मिल रहा है, बी से हमें सिर्फ बी मिल रहा है, सी से हमें सी और डी मिल रहा है, यानी कि हमारा जो ए और बी है वो क्या है, हमारा सुपर की है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सुपर की है। अभी मतलब समझो सुपर की है, ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं सुपर की है। तो हमें ये ए और बी क्या हमने मान लिया सुपर की है। लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैंडिडेट की, कैंडिडेट की का मतलब ये होता है, अगर आप सुपर की में से जो भी हमारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम हटाकर भी सारे टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी कि मिनिमल, मतलब कि मिनिमल की निकाल लो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए सारे रो को, उसी को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। तो यहाँ पर जो ए और बी है वही हमारा क्या है, कैंडिडेट की। क्योंकि अगर हम ए और बी में से ए को हटा दें तो भी नहीं कर पाएंगे, अगर हम बी को हटा दें तब भी हम कर नहीं पाएंगे पूरे के पूरे जो सारे के सारे टेबल्स, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब आपको देखो समझ में आएगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी है कि वो सबसे पहले हमारी फर्स्ट एनएफ के अंदर होनी चाहिए, यानी कि वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी ऐसी रो नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर जो वैल्यू है वो डबल हो, एटॉमिक ना हो, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है, इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसके अंदर हमने देखा था पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, बिल्कुल उसी की तरह है हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं आपको इजी वे में बताता हूँ कि पार्शियल डिपेंडेंसी अब होती क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की, ठीक है। कंपोजिट की क्या होती है हमारी, कंपोजिट की का मतलब ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा की, मतलब कि जैसे किसी किसी टेबल के अंदर हमारी स्टूडेंट आईडी भी होती है और कोर्स आईडी भी होती है, ठीक है। अगर किसी टेबल के अंदर हमारी एक से ज़्यादा की मिलकर पूरी के पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है, यानी कि आप एक से ज़्यादा की को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं, ठीक है। मैंने टाइप्स ऑफ की में बताया है, ठीक है। एक बार देख लेना लेक्चर यूनिट 1 के अंदर, शायद लास्ट सेकंड है या लास्ट थर्ड है, वो देख लेना, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि कंपोजिट की क्या होती है। अब हमारा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, देखो यहाँ पर आ गया ना नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, वो डिपेंड, अगर वो डिपेंड करता है कंपोजिट की पर, तो उसका मतलब होता है वो क्या है, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो वो हमारी क्या है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से जिससे आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके स्टेप्स हैं सबसे पहले तो, ठीक है, ये स्टेप देख लो, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगर बस ये ध्यान में रख लो जो मैंने आपको बताया, कि पहला तो ये है इसका रूल, कि इसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, मतलब कि वो फर्स्ट एनएफ के अंदर होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसके अंदर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं करना चाहिए पार्ट ऑफ कंपोजिट की पर, ठीक है। समझ गए, यही दो बस। अगर एग्जाम के अंदर सेकंड नॉर्मल फॉर्म पूछा जाता है आप बस ये लिख देना, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें नॉर्म न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने हैं तो कैसे करेंगे, वो स्टेप्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारे स्टेप में पहला है हमारा स्टार्ट विथ वन एनएफ टेबल, एंश्योर नो मल्टी वैल्यूड और रिपीटिंग एट्रीब्यूट एग्जिस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो चेक कर लो कि वहां पर कोई भी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन एनएफ भी ब्रेक हो रहा हो, ठीक है। ये हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट पर पहुंचो, चेक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी। अब चेक करो कि क्या उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है। देखो, आइडेंटिफाई इफ एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंड ओनली ऑन अ पोर्शन ऑफ कंपोजिट की, मतलब कि अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पूरा का पूरा कंपोजिट की पर डिपेंड करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपोजिट की के किसी पार्ट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को मिलाकर क्या बनाई है, कंपोजिट की बनाई है, ठीक है। हमने कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी को मिलाकर एक कंपोजिट की बनाई है, और इसके अंदर एक हमारा डिपार्टमेंट नाम से भी एट्रीब्यूट है। अगर डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट्स ओनली कोर्स आईडी पर डिपेंड कर जाए, या फिर सिर्फ
को स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड कर जाए तो वो हमारा क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी कि वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, ना कि पूरी कंपोजिट की पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हमारा डिपार्टमेंट दोनों पर डिपेंड करे, यानी कि स्टूडेंट आईडी पर भी डिपेंड करे और कोर्स आईडी पर भी डिपेंड करे, तो वो हमारा फुल्ली डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, वो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। तो हमें बस यही फाइंड करना है इसके अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर, कि पार्शियल डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमें पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। हमें कैसे रिमूव करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी को? हम करेंगे न्यू टेबल्स बनाकर, जहां पर भी हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी है उसके लिए हम एक नई टेबल डिफाइन कर देंगे, नई रिलेशन हम बना देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि बस जो टेबल्स हैं उन्हें रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई टेबल के अंदर रिलेशनशिप नहीं है तो उसके अंदर रिलेशनशिप टेबल बनानी है, उसे रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। बस ये जो 4 स्टेप है, इससे आपका जो पूरा का पूरा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप दिमाग में रखना। अब एक-एक करके हम स्टेप को भी फॉलो करेंगे एग्जांपल के अंदर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने मतलब इसका नाम रखा है स्टूडेंट सब्जेक्ट। तो इसके अंदर देखो कितने हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एक है हमारा रोल नंबर, ठीक है। एक है हमारा सब्जेक्ट कोड, एक है हमारा स्टूडेंट नेम, और एक है हमारा एक है हमारा सब्जेक्ट नेम और एक है हमारा स्टूडेंट नेम, ठीक है। सो देखो यहाँ पर जो हमने क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं ना, कंपोजिट की का मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारी एक एट्रीब्यूट हमारा पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो हम एक से ज्यादा जो है एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हैं पूरी की पूरी रो के लिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा जो रोल नंबर है वो भी रिपीट हो रहा है, और जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा अकेला रोल नंबर भी प्राइमरी की नहीं बन सकता, और अकेला सब्जेक्ट कोड भी हमारा प्राइमरी नहीं की बन सकता। तो हम क्या करेंगे कि रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड को मिलाएंगे, और हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे इसका क्या, कंपोजिट की, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की भी बोल सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर प्राइमरी की भी ये दोनों है, और कंपोजिट की भी यही दोनों है, और मतलब कि यही दोनों हमारी जो है सब्जेक्ट नेम एंड स्टूडेंट नेम को भी डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी कैंडिडेट की भी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैंडिडेट की क्या होता है, कंपोजिट की क्या होता है, ठीक है। सो देखो कैंडिडेट की है हमारा रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड, मतलब कि यहाँ पर डिफाइन ही है, पहले से ही दिया हुआ है कि हमारा जो कैंडिडेट की है वो रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हुए, प्राइम एट्रीब्यूट्स हुए हमारे रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हुए, सब्जेक्ट नेम एंड स्टूडेंट नेम। इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट नेम ओनली डिपेंड कर जाता है इनमें से किसी एक पर, तो उसका मतलब क्या होगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर सब्जेक्ट नेम दोनों पर डिपेंड करता है या फिर सब स्टूडेंट नेम दोनों पर डिपेंड करता है, तो वो हमारा होगा फुल्ली डिपेंडेंसी, यानी कि उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है। तो देखो चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा जो 1 है वो मैथ है यहाँ पर सब्जेक्ट नेम के लिए, जो हमारा 2 है वो फिजिक्स है, और 1 है वो फिजिक्स है, 2 है वो हमारा मैथ है, ठीक है। सो और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड की बात करें तो मैथ 01 मैथ पर डिपेंड कर रहा है, फिजिक्स 01 यहाँ पे फिजिक्स पे, यानी कि ये जो सब्जेक्ट नेम है वो फुल्ली डिपेंड कर रहे हैं सब्जेक्ट कोड पर, ठीक है। अब चलो देखते हैं। इसका मतलब तो यार यही हुआ ना, देखो यहाँ पर अगर हमारा एक्स एक्स मैच हो रहा है, तो ये वाला नहीं, यहाँ पर हमारा एक्स एक्स मैच हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा वाई वाई भी मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट जो नेम है वो डिपेंडेंट है किस पर, सब्जेक्ट कोड पर। तो ये क्या है, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी है। और अगर हम ऐसे ही रोल नंबर और सब्जेक्ट स्टूडेंट नेम को देखें कि 1 है और यहाँ पर एलिस है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एलिस है, यानी कि एक्स एक्स वाई वाई इक्वल हो गए, यानी कि ये हमारा इस पर डिपेंड कर रहा है रोल नंबर पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, दो पार्शियल डिपेंडेंसी है, कि एक तो हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी ये हो गया कि सब्जेक्ट जो नेम है वो हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर, अ, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कोड पर, और हमारा जो स्टूडेंट नेम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रोल नंबर पर, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, ये पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि दोनों हमारी क्या है, कैंडिडेट की है। सो यार आपको क्लियर होगा। अब देखो चेक पार्शियल डिपेंडेंसी दोनों आ गई। देखो सब्जेक्ट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन सब्जेक्ट कोड, इसका मतलब क्या है, और सब्जेक्ट कोड क्या है, हमारा कंपोजिट की का पार्ट है, ना कि पूरी कंपोजिट की है, ठीक है। और स्टूडेंट नेम डिपेंड ओनली ऑन रोल नंबर, और रोल नंबर हमारा क्या है, पार्ट है, ना कि
पूरी की पूरी कंपोजिट की है। तो यहाँ पर हमारी दो पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। हमने क्या बोला था कि पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करेंगे, जहां पर भी पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है उसकी हम क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। तो सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम में पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, एंड रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम में पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। तो सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम की हमने क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे। तो देखो हमने सब्जेक्ट टेबल नाम से एक हमने टेबल बना दी, सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम। और हमने यहाँ पर रोल नंबर और स्टूडेंट नेम में आ रही थी, तो एक हमने स्टूडेंट टेबल बना दी, रोल नंबर एंड स्टूडेंट। ठीक है। सो देखो हमने यहाँ पर दो टेबल बनाई, एक बनाई स्टूडेंट, एक बनाई सब्जेक्ट टेबल। ठीक है। सो यहाँ पर हमारी दो टेबल आपको क्लियर है, बन गई। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल को ना कहीं कनेक्ट भी तो कराना है, कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशनशिप भी तो दिखानी है। तो देखो इसके अंदर रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे, कि हम स्टूडेंट टेबल के अंदर से उठाएंगे क्या, प्राइमरी की। यहाँ पर प्राइमरी की क्या है, हमारी रोल नंबर है। ठीक है। और यहाँ पर हमारी प्राइमरी क्या है, सब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ से हम रोल नंबर उठाएंगे, यहाँ से हम सब्जेक्ट कोड उठाएंगे, और यहाँ पर हम एक और टेबल बना देंगे, स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल। ठीक है। ये हमारी क्या है, रिलेशनशिप टेबल है। तो यहाँ पर हमने रोल नंबर लिख दिए और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट कोड लिख दिए। सो देखो यहाँ पर हमने कितना इजीली इसे क्या कर दिया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको पेपर के अंदर ज्यादातर क्या होगा कि यहाँ पर अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि टेबल्स वगैरह गिवन नहीं होंगी। ठीक है। यहाँ पर तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल दे दिया कि यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट नेम है वो किसी ए से डिफाइन होगा, ये जो सब्जेक्ट कोड है वो बी से किसी से डिफाइन होगा, सब्जेक्ट नेम यहाँ पर हमारा, स्टूडेंट नेम हमारा किसी सी से डिफाइन होगा, और रोल नंबर हमारा किसी डी से डिफाइन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए हमारा, ये हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, और यहाँ पर हमारी ये वाली पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, इनकी हम एक एक नई नई रिलेशन बना देंगे। जैसे कि हमने ए और बी की रिलेशन बना दी, और हमने यहाँ पर सी और डी की रिलेशनशिप बना दी। ठीक है। यहाँ पर ऐसे कॉमा लग गया, हमने एक और रिलेशनशिप बना दी, ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। टेबल्स हमने ऐसे बना दी। अब देखो, सॉरी यार, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर हमने क्या किया, सी और डी की रिलेशनशिप बना दी। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है ना, कि इनमें से कोई भी जो एट्रीब्यूट है कॉमन नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा होता तो हम इतना ही रहने देते। ठीक है। मतलब कि रिलेशनशिप हो जाती। लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि हमें एक और रिलेशन बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम किसी को भी कॉमन लेकर चल लेंगे। ठीक है। जैसे कि हमने इसके अंदर से ए को कॉमन ले लिया है, और हमने यहाँ से सी को कॉमन ले लिया है। तो हमारे यहाँ पर टोटल कितनी रिलेशनशिप बन गई, कितनी रिलेशन बन गई, कितनी टेबल बन गई, तीन बन गई। ठीक है। तो वही हमने टेबल बना दी। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप ये वाली जो टेबल है, ये वाली टेबल देख लो। ये वाली टेबल का आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म बनाना है खुद। ठीक है। और मतलब कमेंट क्या करोगे, बस अपने पास भाई देख लेना, और ये इसका सेकंड नॉर्मल फॉर्म बनाना है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों मिलकर कैंडिडेट की बना रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम होंगे वो होंगे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, और जो हमारे नॉन प्राइम होंगे स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम। ठीक है। इसकी बना लेना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही थोड़ा सा बनेगा। ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी बिल्कुल सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरह है, कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या थी, कि वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि ये पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमने क्या किया है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया है। तो हमारी सबसे पहले पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड क्या आता है कि देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपने टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखा होगा, कि मतलब ए इक्वल टू बी एंड बी इज डिटरमाइन सी। मतलब तो ए हमारा डिटरमाइन किसको कर जाता है, सी को कर जाता है। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा उसी का कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर हमारा नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर। ठीक है। मतलब कि एक बात समझो, कि अगर हमारा ए बी सी डी, इनमें से हमारा जो ए और बी है प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, और सी और डी हमारे क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। सो प्राइम एट्रीब्यूट्स का मतलब ही यही होता है कि वो प्राइमरी है, मतलब कि वही हमारे जो है पूरे यूनिकली आइडेंटिफाई करें पूरी की पूरी टेबल को। तो अगर यहाँ पर अगर ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाती है सी और डी, यानी कि हमारा जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये जो डी है हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर डिपेंड कर जाता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पर, तो भाई इसका फायदा ही क्या हुआ, आप बताओ। मतलब कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स अगर नॉन प्राइम पे वो कर जाएगा, डिपेंड कर जाएगा, तो बिल्कुल ही डेटाबेस खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से हमें ये क्या करना पड़ता है, हमें इस ट्रांजिटिविटी को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि
ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे जैसे ए बी सी डी गिवन है और फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ए से बी, है ना? और नहीं, ऐसे गिवन है जैसे कि ए बी टू सी एंड सी टू डी, ठीक है। सो अगर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा डी हमारा नॉन प्राइम है, सी भी हमारा नॉन प्राइम है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ए और जो बी है डायरेक्टली इसे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मतलब कि डी हमारा इस पर क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। तो आपको तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी नॉन प्राइम जो दो दो एट्रीब्यूट्स है ना, आपस में एक साथ नहीं आने चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको भी हम रिमूव करने के लिए वही टेबल बनाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो करते हैं, सबसे पहले स्टेप्स देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कुछ भी, तो आपको ये जो मैंने ब्लैक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, यही लिख कर आना है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए, आपको बस इतना लिख कर आना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको आगे करा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप्स। तो देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। स्टेप टू अचीव थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहले क्या करो, उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सबसे पहले जो भी पार्शियल डिपेंडेंसी है उसे रिमूव कर दो, ठीक है, आपने कर दी। अब देखो, चेक करो अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि चेक करो इफ एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर, तो उस पर एक मार्क कर लो इजी सा कि भाई यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ठीक है, मार्क कर लिया। क्या करो, उसे रिमूव करो, कैसे रिमूव करोगे, क्रिएट करो न्यू टेबल टू सेपरेट दीज डिपेंडेंसी, ठीक है। अब इन डिपेंडेंसी को अलग अलग करने के लिए क्या कर दो, अलग अलग टेबल बना दो, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो, उसके बाद रीऑर्गेनाइज कर दो उन टेबल्स को। यही है, बिल्कुल स्टेप्स बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने सेकंड के अंदर देखे थे। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल से थ्रू समझते हैं पूरे को। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। सो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक हमारे पास ये है एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी, एक है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी, एक है हमारे पास डिपार्टमेंट नेम, एक है हमारे पास डिपार्टमेंट लोकेशन। अब आप देखो इसके अंदर प्राइमरी की है क्या नहीं है। तो देखो हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है, देख सकते हो आप प्राइमरी की है, 1 2 3 4 ये रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। सो ये हमारी क्या है, प्राइमरी की है। अब देखो हमारी सुपर की क्या होती है, सुपर की का मतलब होता है कि एक तो ले लो भाई प्राइमरी की जो कि पूरे के पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को क्या ले लिया, प्राइमरी की ले लिया। अब इसके साथ कोई भी एट्रीब्यूट्स को साथ में रख लो, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ओनली एम्प्लॉय आईडी भी हमारी सुपर की है ना। और देखो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी को अगर आप साथ में ले लेते हो, तो ये भी हमारी सुपर आईडी है, सुपर की है। और अगर आप एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम इनको साथ में लिख लेते हो, ये भी हमारा क्या है, सुपर सुपर की है। और चारों को भी साथ में लिख लेते हो, ये भी हमारा सुपर की है। लेकिन उसके अंदर मिनिमल एक हमारा एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। अब देखो, अगर हमें कैंडिडेट की निकालनी है, तो देखो सुपर की तो ये चारों के चारों ही हो गए, है ना। और अगर हमें कैंडिडेट की निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले हम इसको हटाएंगे, फिर हम इसको हटाएंगे और फिर हम इसको हटाएंगे। यानी कि मतलब हम एम्प्लॉय आईडी से ही पूरी की पूरी टेबल को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट की कौन सी हो गई हमारी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी क्या हो गई हमारी, कैंडिडेट की। और तो हमारा इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी प्राइम एट्रीब्यूट है। और डिपार्टमेंट आईडी हमारा नॉन प्राइम है, डिपार्टमेंट नेम हमारा नॉन प्राइम है, और हमारा डिपार्टमेंट लोकेशन भी नॉन प्राइम है, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाहता है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हम देखते हैं आगे कि हम कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करेंगे। सो देखो, सबसे पहले अगर हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को चेक करना है, तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो डिपार्टमेंट आईडी पर वो कर रहा है कि देखो एम्प्लॉय आईडी तो डिपार्टमेंट आईडी को क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। आपको भी पता है कि एम्प्लॉय आईडी किसी को भी डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। तो उसने डिपार्टमेंट आईडी को डिटरमाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमारा देखो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम को भी डिटरमाइन कर रहा है और डिपार्टमेंट लोकेशन को भी डिटरमाइन कर रहा है। चलो देखते हैं जल्दी से टेबल के अंदर, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंट आईडी से देखें, तो देखो डिपार्टमेंट आईडी क्या है, D01। और डिपार्टमेंट नेम देखें तो HR, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, D02 IT, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, D01 HR। यहाँ पर हमारा जो है डिपार्टमेंट आईडी रिपीट हो रहा है, यानी कि X इक्वल टू X हो रहा है। वहां पर हमारा Y इक्वल टू भी Y हो रहा है, यानी कि ये इस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। समझ गए। अब ये भी बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट लोकेशन पे भी डिपार्टमेंट लोकेशन डिपार्टमेंट आईडी पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि D01 एंड D01 अगर आप इन दोनों को चेक करो,
तो यहाँ पर न्यूयॉर्क है और यहाँ पर भी न्यूयॉर्क है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्स इक्वल टू हो रहा है हमारा वाई वाई, ठीक है। समझ रहे हो कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यहाँ पर जो हमारा क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट लोकेशन डिपार्टमेंट आईडी पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गई हमारी, ये हो गई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। चलो अब इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट आईडी पर, जो कि देखो दोनों क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो अब इसे हम रिमूव कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, टेबल्स बना देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमारी दो चीजें लिखी हुई हैं कि डिपार्टमेंट आईडी तो डिपेंड कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी तो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी पर, लेकिन डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन डिपेंड कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी पर। तो हमें क्या करना है भाई, बस टेबल बना देनी है इनकी, कुछ नहीं करना। ये जैसे लिखे हुए हैं ना, वैसे की वैसे ही इनको टेबल बना देना है। यहाँ पर हमारी R2 बन जाएगी और ये हमारी R1 बन जाएगी, कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी R1 हो गई, ये हमारी R2 हो गई। चलो टेबल बना देते हैं। देखो ये हमारी एक टेबल बन गई एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। एक हमारी टेबल बन गई डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। अब देखो आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है क्या, इसके अंदर कोई हमारी डिपेंडेंसी वाला नहीं है। नहीं है, क्योंकि देखो इसके अंदर जो की है वो हमारी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारी की है वो डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये अगर इस पे डिपेंड कर रहा है और ये अगर इस पे डिपेंड कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो की होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और जो हमारा नॉन की होता है वो हमारा नॉन एट्रीब्यूट नॉन प्राइम होता है। यानी कि नॉन प्राइम अगर प्राइम पर डिपेंड करे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन प्राइम हमारा नॉन प्राइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस हमने क्या करना है, बस टेबल बना देनी है, बहुत ईजी है, ठीक है। बिल्कुल भी हार्ड मत समझना, बस आपको क्या करना है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर कि हमारी ट्रांसलेटिव डिपेंडेंसी आ रही है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपको बस चेक करना है क्या, कि कहाँ पर आपकी जो है पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है। बस उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं करनी है, बस आपने जहां पर चेक किया उसी के टेबल बना दो बस, ठीक है। चलो अब हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा थर्ड एनएफ से भी स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। बस इतना समझो कि थर्ड एनएफ से भी क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा जो टेबल है वो हमारा थर्ड एनएफ के अंदर तो होना ही चाहिए, ठीक है। पहले हमारा टेबल थर्ड एनएफ के अंदर तो होना ही चाहिए। अब हमारा सेकंड आता है कि फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जितनी भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इसी फॉर्म में तो होती है, एक्स डिटरमाइन वाई इस फॉर्म में तो होती है। तो हमारा जो एक्स होना चाहिए वो मस्ट भी सुपर की होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्या होना चाहिए, एक्स हमेशा सुपर की होना चाहिए। सुपर की मैंने आपको ऊपर बताया है ना क्या होता है, और अभी मैं आपको आगे भी बता देता हूँ कि सुपर की होता क्या है। सो सुपर की होता है एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, ठीक है। मतलब कि हमेशा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, जैसे कि एक्स डिटरमाइन वाई होता है ना, तो हमारा जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा वो हमेशा सुपर की होना चाहिए। यानी कि वो पूरी की पूरी टेबल को डिटरमाइन करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि हमेशा यहाँ पर कैंडिडेट की होनी चाहिए, इतना समझ लो, ठीक है। या फिर सुपर की होनी चाहिए। मतलब कि अगर रिलेशन है ABCD, ठीक है, या तो भाई पूरी की पूरी सुपर की ये हो, पूरी की पूरी ABCD, या तो ये भी हो सकती है AB, क्योंकि AB भी हमारी सुपर की है, ABC भी हमारी सुपर की है, और ABCD भी हमारी सुपर की है, अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी बिल्कुल जैसा हमने पहले देखी थी वैसे की बने, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके, जैसे मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझाए हैं वैसे ही ये वाले भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले तो क्या करो कि टेबल को 3NF के अंदर कन्वर्ट करो, कि हमारी भाई 3NF के अंदर है कि नहीं, हो गई। अब क्या करो, वेरीफाई करो फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या सुपर की अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो भाई अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करो, उसे डिकम्पोज करो, ठीक है। मतलब कि अभी मैं आपको बताता हूँ डिकम्पोज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि डिकम्पोज कैसे करना है। डिकम्पोज का मतलब ये है कि उसे छोटी छोटी टेबल्स के अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट टेबल है। और स्टूडेंट टेबल के अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं। एक है हमारे पास रोल नंबर, एक है हमारे पास सब्जेक्ट, एक है हमारे पास टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि रोल नंबर क्या है हमारा, प्राइमरी की है। यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास सुपर की कौन कौन सी हो सकती है। एक तो हमारा सिर्फ रोल नंबर ही सुपर की हो सकता है, ठीक है। रोल नंबर ही हमारा सुपर की हो सकता है। एक, अगर हम रोल नंबर के साथ हम सब्जेक्ट को लिख दें वो भी हमारा सुपर की हो सकता है। अगर आप रोल नंबर के साथ टीचर को भी लिख दो, ठीक है, और सब्जेक्ट को भी लिख दो तो वो भी हमारा सुपर की हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एक एटलीस्ट रोल नंबर बस होना चाहिए तो वो हमारा सुपर की हो जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं।
अब देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी ये गिवन है कि रोल नंबर हमारा सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है और सब्जेक्ट हमारा टीचर पर डिपेंड कर रहा है। देखो देखो देखो, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो कि हमारा अगर रोल नंबर 1 है तो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है मैथ, रोल नंबर 2 है तो फिजिक्स आ रहा है, रोल नंबर 3 है तो मैथ आ रहा है, रोल नंबर 4 है तो केमिस्ट्री आ रहा है। ये तो ईजी है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आ रही। लेकिन देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है ना, वो भी डिटरमाइन कर रहा है टीचर को। कैसे कर रहा है कि मैथ पर टीचर आ रहे हैं मिस्टर ए, फिजिक्स पर टीचर आ रहे हैं मिस्टर बी, और मैथ, यहाँ पर मैथ हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया, एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। तो क्या यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है? हाँ, मिस्टर ए यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाई इक्वल टू वाई भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टीचर भी डिपेंड कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या सब्जेक्ट हमारा सारी की सारी टेबल को डिटरमाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सुपर की नहीं है, सुपर की नहीं है सब्जेक्ट हमारा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि सब्जेक्ट हमारा सुपर की नहीं है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसे डिकम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टीचर जो है इसमें दिक्कत आ रही है कि सब्जेक्ट हमारा सुपर की नहीं है। तो यहाँ पर ये वॉयलाइट इसे हटा, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब वॉयलाइट कर रहा है कि ये जो है पूरा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे कि इसे हम कैसे डिकम्पोज करेंगे। कुछ नहीं है, टेबल्स ही बनानी है आपको छोटी छोटी, इसमें से मतलब कि मल्टीपल टेबल्स बन जाएंगी। तो आप कैसे करोगे, आप ये जो टेबल है उसे दो टेबल के अंदर, आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे, ठीक है। आपने क्या बनाई, पहले बना दी आपने सब स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट टेबल, यानी कि आपने यहाँ पे रोल नंबर डिफाइन कर दिया स्टूडेंट के लिए, जिससे कि आप स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाओ, और आपने यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए। फिर आपने एक बना दी सब्जेक्ट और टीचर टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आ रही, और कोई भी, देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया समझो। अब अगर हम इस टेबल की बात करें तो इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है या फिर सुपर की है वो रोल नंबर हो गई, है ना। और रोल नंबर किसे डिटरमिन, जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रोल नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ पर की, ठीक है, सुपर की यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि टीचर जो है डिपेंड कर रहे हैं सब्जेक्ट पर, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, है ना। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। अगर आप इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखोगे तो रोल नंबर डिटरमाइन कर रहे हैं सब्जेक्ट को, और अगर आप यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी देखोगे इस टेबल की, तो दोनों की फंक्शनल डिपेंडेंसी अलग अलग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। टेबल आपको क्या करनी है, अलग अलग बनानी है। तो ये आपने सब्जेक्ट की क्या बना दी, टीचर के साथ बना दी, बस हो गया काम आपका खत्म। ऐसे ही करते हैं। अब चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब स्टेप 2 में ना एक बार वेरीफाई कर लो कि भाई ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर हमारी रोल नंबर सुपर की और नीचे वाले में सब्जेक्ट सुपर की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ये BCNF हमारा बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। अब देखो हमारा 2023-24 में छोटा सा क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, वाई डू वी नॉर्मलाइज डेटाबेसिस, ठीक है। नॉर्मलाइज क्यों करते हैं डेटाबेसिस को, रिड्यूस करने के लिए रिडंडेंसी, इंप्रूव करने के लिए डेटा इंटीग्रिटी, और अवॉइड करने के लिए एनोलॉमिस, एंड मेक डेटाबेस इजियर टू मेंटेन। आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव कंसिस्टेंसी एंड इम्प्रूव इफिशिएंसी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप अपनी तरफ से एडवांटेजेस लिख सकते हो नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होंगे, है ना। अपन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, AKTU 2022-23 में पूछा गया था। आपको इसके अंदर पूछा गया था कि ये जो हमारी रिलेशन है ना, और ये हमारे पास जो FD है, इसमें ये बताओ कि प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि कैंडिडेट की गिवन नहीं थी, मैं आपको बता देता हूँ कैंडिडेट की इसकी कैसे निकालेंगे। तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, ABCD, ठीक है, ई, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है, तो इसकी कैंडिडेट की कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे के पूरे ये जो है ना इसको लिख लो, मतलब कि पूरी सुपर की बना लो, ठीक है। आपने यहाँ पर सुपर की बना ली। अब इसका क्लोजर निकालो, ठीक है। अगर आप इसका क्लोजर निकालोगे तो आपको पता ही है पूरे की पूरी टेबल आ जानी है, ABCDE, ठीक है, पूरी आपको टेबल मिल गई। अब आप क्या देखो कि अगर मैं इसमें से कुछ रिमूव कर दूं, मतलब कि अगर मैं इसमें से ई को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसमें से ई को रिमूव कर देता हूँ, क्या मुझे पूरी टेबल मिल जाएगी? देखते हैं। ए से हमें ए मिल गया, है ना। बी से हमें बी मिल गया, सी से हमें सी मिल गया, और डी से हमें डी मिल गया। अगर क्या इसमें से किसी बी से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ई मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी में। तो हमें यहाँ पर ई भी मिल गया, ठीक है। तो मतलब ई को काटने से कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डी को हटा के देख लेते हैं, ठीक है, डी को हटा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ABC, और ए से हमें ए मिल गया, बी से हमें बी मिल गया, सी से हमें सी मिल गया, बी से हमें ई मिल गया है, और सी से हमें डी मिल गया। तो हमें पूरी टेबल वापस से मिल गई, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब क्या करो, सी को भी रिमूव कर दो, फिर से क्लोजर निकाल रहे हैं हम इनका। तो सी को भी रिमूव कर दिया, तो अब ए बी से निकाल के देखो,
ए बी से निकालो तो ए से हमें ए मिल गया, बी से हमें बी मिल गया, बी से हमें ई भी मिल गया, और ए से हमें ए बी से हमें क्या मिल गया, ए बी से हमें सी मिल गया, ए बी से हमें सी मिल गया, और सी से हमें डी मिल गया। तो यहाँ पर भी हमें पूरी टेबल मिल गई। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ए बी को भी हटाने की कोशिश करते हो, ठीक है, और ए से निकालते हो, तो ए से आपको क्या मिलेगा भाई, ए से आपको सिर्फ ए ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और बी से भी अगर आप देखोगे तो बी से आपको क्या मिलेगा, बस ई मिलेगा और बी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये जो ए और बी है वही है स्मॉलेस्ट, यानी कि ये ही हमारी क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है। ये हमारा बेस्ट मेथड है, और वैसे भी बहुत छोटे छोटे मेथड होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये टेबल, ये वाला जो मेथड है ये बेस्ट है, आप इसी को यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ए बी क्या आ गई, कैंडिडेट की आ गई। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो बस, जो कैंडिडेट की के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे प्राइम होते हैं, और जो उसके बाहर हैं वो हमारे नॉन प्राइम होते हैं। तो हमने निकाल लिया यहाँ पर प्राइम, और हमने निकाल लिया नॉन प्राइम, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से नंबर गेन कर लोगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आप यहाँ तक शायद रुके हुए हो, और मतलब मैंने आपको रोक के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया था 2022-23 के अंदर, 10 नंबर के अंदर, कि आपको की निकालनी है, मतलब कि कैंडिडेट की फाइंड करनी है आर के लिए, और फिर आपको जो आर है उसे डिकम्पोज करना है 2NF में एंड 3NF के अंदर, दोनों के अंदर आपको क्या करना है, उसे डिकम्पोज करना है। तो आपको रिलेशन गिवन थी इतनी बड़ी सी, ABCDEFGHIJ, है ना, इतनी सारी रिलेशन थी, है ना। और आपको यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन थी ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी क्या निकालनी है, कैंडिडेट की निकालनी है, ठीक है। तो आपको बस वही क्लोजर निकालना है सबसे पहले। कैसे निकालते हैं, सो देखो, यहाँ पर हमें, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख ली हमने, एट्रीब्यूट्स लिख लिए। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर हमारा ए और बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए हमारा डिटरमाइन कर रहा है डी और ई को, बी हमारा डिटरमाइन कर रहा है एफ को, एफ हमारा डिटरमाइन कर रहा है जी और एच को, और डी हमारा डिटरमाइन कर रहा है आई और जे को। ऊपर देख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये हमारा डिटरमाइन हमने देख लिया। अब हम अगर ए और बी को मिला देते हैं तो आपका जो है ये पूरे के पूरा जो एट्रीब्यूट है सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए और बी क्या है, ओनली कैंडिडेट की है ना, मतलब कि एक ही कैंडिडेट की है इसके अंदर, ए और बी, ठीक है, मतलब मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है। तो देखो, या तो आप इन सबको एक साथ लिखकर फिर क्लोजर निकालो इन सब का, और एक एक को हटा हटा कर भी देख सकते हो, या तो आप ऐसे छोटे से प्रोसेस में भी देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। मैं 2 3 बार यार बता चुका हूँ आपको, तो इस वजह से बार बार नहीं बता रहा, ठीक है, वरना मैं बिल्कुल अच्छे से एक बार और निकाल के दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये आप अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है कि हम इस वाली जो पूरी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसे कैसे हम सेकंड एनएफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो देखो, सेकंड एनएफ के अंदर हम क्या देखते हैं, आप बताओ। सेकंड एनएफ के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो है कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं, कि हमारा कोई भी जो नॉन एट्रीब्यूट है वो हमारा किसी भी पार्ट ऑफ कंपोजिट की पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो नॉन एट्रीब्यूट कौन कौन से, नॉन एट्रीब्यूट है हमारे सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। मतलब कि वो पूरी की पूरी कंपोजिट की या फिर कैंडिडेट की पर क्या बोलते हैं, डिपेंड कर सकते हैं ए बी पर, लेकिन वो किसी पार्ट पर नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि ए पर या बी पर अलग से नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर ए डी और ई जो है वो सिर्फ ए पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। यहाँ पर जो हमारा एफ है वो हमारा बी पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या आ रही है, दो जगह पर आ रही है पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। ये मतलब कि पार्ट पर कर रहे हैं, तो ये हमारी दो पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। अब हमें इसे रिमूव कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी अलग टेबल बना दो, 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 बस काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, यहाँ पर दो जगह पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही थी, जैसे हमने ऊपर आपको बताया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे डिकम्पोज किया 2NF के अंदर, ठीक है। तो हमने पहले R1 बनाई, ये जो ऊपर थी ADE, ठीक है, ADE, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेबल गिवन नहीं होंगी आपको पेपर के अंदर, तो हमारी जो A और DE थी हमने इसकी एक अलग टेबल बना दी, R1 ADE, ठीक है। और इसके अंदर हमने की मेंशन कर दी ए, की को हमने, ए को हमने की बना दिया, यानी कि ए इसके अंदर क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। और हमने क्या किया, डी, ए डी ही इसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाल दिए, तो हमारे ये क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो समझ रहे हो, ऐसे हमारा काम हो गया। सो ऐसे ही होगा कि दूसरी हमने रिलेशन बना दी बी और एफ की, तो हमने ये लिख दिया साथ में। और तीसरी हमने रिलेशन बना दी एफ जी एच की, है ना, ये हमने, ये तो हमारा बिल्कुल हमने वैसा का वैसा उठाया और इसकी रिलेशनशिप बना दी, रिलेशन बना दी, टेबल बना दी, ठीक है। और फिर हमने टेबल बना दी आर और R4 की, सॉरी, डी आई जे की हमने टेबल बना दी R4।
और फिर हमने टेबल बना दी R5 जो कि हमारी ABC की बना दी, ठीक है। तो देख रहे हो हमने 5 टेबल बना दी, क्या कर दिया इन सबको सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया, बस आपने यहाँ पर देखा कि कौन सी यहाँ पर डिपेंडेंसी, यहाँ पर कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, फिर हमने इनको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमारी 5 टेबल बन गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का पहला हमारा काम होता है कि वो सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारा जो है पूरा का पूरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो है ही है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब आता है हमारा कि अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी चेक करें, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी चेक करें, तो हमने पहले के अंदर ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी चेक करी, तो देखो यहाँ पर कोई भी ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। देखो 1 मिनट, सॉरी। हाँ, देखो यहाँ पर जो है हमारा क्या है कि ए जो है पहले वाले में ADE में ए जो है हमारा की है, ठीक है। ए जो है हमारा की है, यानी कि ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी में क्या होता है कि हमारा कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कभी भी नॉन प्राइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ए है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर हमारा जो ए डी और ई है वो ए पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड करें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अलग टेबल है, ये 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 अलग टेबल है, ठीक है। बी जो है हमारा वो प्राइम एट्रीब्यूट है, एफ हमारा नॉन प्राइम है, तो एफ हमारा प्राइम पर कर रहा है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जो अलग टेबल है इसके अंदर जो हमारा एफ है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, जी और एच हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये इस पर डिपेंड करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमने अलग अलग टेबल बना दी तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती कि ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी आए, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर इसमें कोई भी ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं है, तो पहले से ये 3NF के अंदर है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख कर आ सकते हो कि ऑलरेडी ये इन 3NF है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हमने इसके अंदर देखो इस वाले लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें करी हैं, 1NF 2NF 3NF और फोर क्या बोलते हैं BCNF एंड प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, उसके साथ हमने कैंडिडेट की को भी निकालना सीख लिया, क्लोजर को भी निकालना सीख लिया, और हमने 3 PYQ भी सॉल्व कर लिया। सो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इंक्लूजन डिपेंडेंसी एंड लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन करवाऊँ, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।